हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक 1 महीने से ऊपर हो गया है मैंने कोई वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो एनीवेज, मैं आज इस वीडियो में मैं आपके सामने दो सेक्शंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। आपको पता है, जब फाइनेंस एक्ट 2022 आया तो उसमें दो सेक्शंस, मतलब काफी सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, काफी सारी अमेंडमेंट्स की गई। उन्हीं में से दो टीडीएस के सेक्शंस हैं जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हैं। और आज है हमारी 20 तारीख। तो अप्रोक्स 10 दिन के बाद से हमें इसकी एप्लीकेबिलिटी को भी चेक करके रेफर करना है कि हमें इस पे टैक्स पे करना है या नहीं करना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इस चीज को नहीं देखते हैं तो आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले वो दो सेक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 194 आर। तो एक आपका नया सेक्शन आया विच इज सेक्शन 194 आर, विच सेज डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बेनिफिट और परक्विजिट के केस में अगर मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के केस में अगर आपको कोई बेनिफिट और परक्विजिट आप किसी को दे रहे हो तो उसमें आपका टीडीएस डिडक्शन होगा। ये क्या है, इसमें क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो सब हम देखेंगे अभी आगे। थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड सेकंड आता है आपका सेक्शन 194 एस, जहाँ पे पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपको पता है ये जो बिटकॉइंस वगैरह हम बात करते हैं, इथेरियम्स बात करते हैं, ये सारे जो कॉइन्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अगर हम बात करें, ये आपका कहलाता है वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी हो गया है एज पर सेक्शन 194 एस फ्रॉम 1 जुलाई 2022। अब इस सेक्शंस के बारे में क्या क्या लिखा है इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं आज इस वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं सिर्फ और सिर्फ 194 आर के बारे में बात करने वाली हूँ। और आपको पता है, जब भी कोई नया सेक्शन आता है तो उसके कुछ एफएक्यूज भी आते हैं। एंड इस 194 आर में एफएक्यू भी आया डिपार्टमेंट का, और उसमें टोटल 10 एफएक्यूज गिवन है। तो उसको भी हम इस सेक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो चलिए सबसे पहले सेक्शन 194 आर के बारे में समझते हैं। व्हाट इज सेक्शन 194 आर। सबसे पहले जो मैं ये सेक्शन आपको बताने वाली हूँ, ये मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, ताकि अगर कोई इंडिविजुअल इसको देख रहा है जो कि शायद इतना लॉ के साथ टेक्निकल नहीं है, वो इसको समझ पाए, क्रक्स समझ पाए इस सेक्शन का। एंड उसके बाद अगर कोई इसको बेर एक्ट से पढ़ना चाहता है, बेर एक्ट से समझना चाहता है, बेर एक्ट बेसिकली होता है जैसे लॉ की लैंग्वेज में, जो लीगल लैंग्वेज में समझना चाहता है, तो वो मैं इस डिस्कशन को लीगल लैंग्वेज में आफ्टर, जब हम लेमन लैंग्वेज में समझ लेंगे उसकी बात लेकर जाएंगे। ठीक है। तो ये जो सेक्शन 194 आ रहा है, डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट और परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब परक्विजिट वर्ड सुनते ही हमें कुछ सैलरी हेड की याद आती है। सैलरी में कहीं सैलरी का चैप्टर पढ़ा था, सेक्शन 17(1) समथिंग। और जिनको नहीं पता परक्विजिट्स क्या होते हैं, बेसिकली परक्विजिट इज समथिंग जो आपको या तो काइंड में मिल सकते हैं, या आपको कोई बेसिकली कोई बेनिफिट करा दिया। जैसे हम सैलरी चैप्टर में बात करें तो आपके अगर सपोज करो आपको कोई आपके एम्प्लॉयर ने कोई कार और उसके साथ ड्राइवर दे दिया, सो दिस इज वन ऑफ द परक्विजिट वी वुड से। ठीक है। परक्विजिट कैन बी इन काइंड, तो ये सारा चीज चलता है सैलरी में। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म परक्विजिट, तो डोंट वरी, हम इसको वैसे भी लेमन लैंग्वेज में समझने ही वाले हैं, तो उसको एक बार साइड में रखते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये सेक्शन लाया क्यों गया, ये सेक्शन क्या कहता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझाती हूँ। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस सेक्शन। तो हो क्या रहा था, आपको पता है ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एजेंट्स हायर किए हुए हैं। ये एजेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, सपोज करो एक है कोटक इंश्योरेंस। ये जो एजेंट्स हैं, ये जो एजेंट्स हैं बेसिकली इंश्योरेंस कोटक कंपनी के लिए से सेल करते हैं, और इन पे इनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, से 30%, 40%। बेसिकली क्या होता है, इन
इंश्योरेंस कंपनीज में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये टारगेट बेस्ड काम होता है। ठीक है। अब ये जो टारगेट बेस्ड काम है इसमें क्या होता है कि सपोज करो आपने से पूरे साल में से 10 लाख का प्रीमियम जो है कंपनी का दिलवा दिया। ठीक है। तो ये जो 10 लाख का प्रीमियम अगर आप कंपनी को दिलाने में, इंश्योरेंस कंपनी को दिलाने में कामयाब रहे, तो कंपनी क्या करती है अपने खर्चे पर, कंपनी क्या करती है अपने खर्चे पर इन एजेंट्स को इनकी फैमिली के साथ से गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, सिंगापुर का ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो अगर मैं कोटक इंश्योरेंस की बुक्स बनाऊं, कोटक इंश्योरेंस कंपनी की बुक्स बनाऊं, तो इनके पीएनएल में, क्योंकि इन लोगों ने खर्चा किया, इन लोगों ने खर्चा किया, कोटक कंपनी ने खर्चा किया ऑब्वियसली, वो अगर एक ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उन्होंने खर्चा किया। अब क्योंकि ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो खर्चा करने पर इन्होंने तो यहाँ पे दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि बेसिकली इनका एक्सपेंस बन गया से बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन का इनका एक्सपेंस बन गया। लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज आपका एक्सपेंस बन रही है तो वो डेफिनेटली किसी की इनकम भी हो सकती है। लॉ का लैंग्वेज क्या कहता है बेसिकली, अगर एक जनरल बात करें हम, कि अगर अगर ये मेरा एक्सपेंस है तो किसी की इनकम है, क्योंकि तभी तो मैं किसी को पेमेंट कर रही हूँ, तभी वो किसी की इनकम बनेगी। हो क्या रहा था, ये जो गोवा की ट्रिप या सिंगापुर की ट्रिप स्पॉन्सर की जा रही थी एजेंट्स के बेनिफिट के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, बिकॉज उन्होंने कंपनी का इतना सारा फायदा कराया, ये लोग अपनी इनकम में इस इनकम को क्लेम नहीं कर रहे थे। ये अपनी इनकम में इस ये जो ट्रिप एक्सपेंडिचर है इसको क्लेम नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो इस यहाँ पे एक्सपेंस तो क्लेम हो गया, लेकिन यहाँ पे इनकम बुक नहीं हुई, तो इनकम बुक ना होने की वजह से गवर्नमेंट को हो रहा था नुकसान। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही है। अब सपोज करो मेरी ही एक कंपनी है और मैंने एक बंदे को हायर किया और मैं उसको बोलती हूँ भाई देखो मैं तुम्हें सैलरी वैल्यू तो नहीं दूंगी, तुम एक काम करो घूमने जाओ, मैं उसको ट्रैवल एक्सपेंडिचर में बुक कर दूंगी, तुम्हारी सैलरी बुक नहीं होगी, तुम्हारी सैलरी से 40,000 रुपये पर मंथ में बुक कर दूंगी, और बाकी तुम्हारा जो भी है ट्रैवल एक्सपेंडिचर में सब कुछ डाल देते हैं। तो एक्सपेंडिचर तो बुक हो गया लेकिन इनकम बुक नहीं हुई। एक्सपेंडिचर तो बुक हो गया लेकिन इनकम बुक नहीं हुई। तो उसी के लिए, इसी टाइप के सेक्शन के लिए सेक्शन 194 आर आया, जो कि डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट टू बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। आप पता है ये सारे के सारे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम ले लीजिए, आपसे बीबी की वाइन्स ले लीजिए, हर्ष बेनीवाल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ठीक है। अब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं कि आप हमारा यूज कीजिए इन प्रोडक्ट्स का, एंड एक बार इसका रिव्यू कीजिए, बेसिकली आप अपने हमारा बेसिकली प्रमोशन कर दीजिए। अब इन कंपनीज के लिए सपोज करो कोई एक्टर है, उनके पास कोई से ये आप ये ममा अर्थ के आप बहुत सारे एड्स देखते होंगे कि प्रमोशन चल रही है अलग अलग इन्फ्लुएंसर वाले चैनल्स पे, और वो बेसिकली क्या है, वो अपने बिजनेस प्रमोशन में तो डाल रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सैम्पलिंग के लिए भेज रहे हैं किसी एक्टर या एक्ट्रेस को, और वो लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग अर्निंग, दे आर गेटिंग इनकम आउट ऑफ इट। बट ये जो प्रोडक्ट्स का कॉस्ट है, ये जो प्रोडक्ट्स का कॉस्ट है, ये इनकी इनकम में ऐड नहीं हो रहा, ये एक बेनिफिट है, ये एक परक्विजिट है, बट इनकी इनकम में ऐड नहीं हो रहा, बिकॉज इनकम तो उन्होंने अलग से कुछ चार्ज करी होगी। से अगर मैं एक पोस्ट के से 20,000 रुपये लेता है कोई एक्टर, तो तो जो एक्टर था वो जनरली 20,000 रुपये ही उसको कंसिडर कर रहा था, क्योंकि उसने उसके लिए अपनी प्रोफेशनल इनकम वो चार्ज करी। बट जो उसको बेनिफिट मिला उसके साथ से ममाअर्थ के उसके प्रोडक्ट्स मिल गए, तो वो जो बेनिफिट है वो तो उसने कंसिडर नहीं किया। एंड क्योंकि वो कंसिडर नहीं किया, तो एक ये क्वेश्चन आया कि भाई ये चीज, ये बेनिफिट तो आपको इनडायरेक्टली भी तो मिल सकता है। एंड अगर सपोज करो मैं आपको पैसे नहीं देती हूँ लेकिन काइंड में मैं आपको कोई बेनिफिट और पर्पस प्रोवाइड करा दूं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम है। और क्योंकि ये इनकम है एंड दैट इज वाई हम इस सेक्शन 194 आर को कंसिडर करेंगे। अब सेक्शन 194 आर बेसिकली कहता है कि आपका टैक्स रेट लगेगा 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से।
एंड कौन इसको पे करेगा? बेसिकली कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, जनरली कंपनीज के लिए इशू किया गया है, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल एचएफ है और उनकी, अगर वो बिजनेस करते हैं, उनकी टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़ से, और अगर वो प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशनल इनकम है उनकी, वो एक्सीड करती है 50 लाख रुपीज से, तो इन लोगों को, अगर कोई कंपनी है या इंडिविजुअल एचएफ है जिसकी बिजनेस की टर्नओवर एक्सीड करती है 1 करोड़ से और प्रोफेशनल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख रुपीज से, तो इन दैट केस अगर वो किसी रेजिडेंट, लेट मी टेल यू, वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिडेंट, अगर वो किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, अगर वो किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, तो उसको जो है उनको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। पेमेंट जो है, कोई बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हैं, चाहे कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या ना हो, तो उसमें उनको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% of the aggregate value of such benefit or perquisite। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा सा, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने अपने एक एजेंट को बोला कि भाई तुम गोवा के ट्रिप पे जाओ, बिकॉज यू हैव डन सच अ ग्रेट जॉब, अपने आपने इतने सारा हमें प्रीमियम दिलाया, सो लेट्स गो टू द गोवा ट्रिप विद योर फैमिली, ठीक है? नाउ पेयर कौन कौन हो सकता है इस बेनिफिट और परक्विजिट को देने के लिए? इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी 1 करोड़ और 50 लाख से जो टर्नओवर है वो एक्सीड करती हो इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और वो किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। अब ये कैश में भी हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गोवा का ट्रिप, इट इज इन काइंड, राइट? दिस गोवा का ट्रिप इट इज इन काइंड। तो ये जो बेनिफिट और परक्विजिट है, ठीक है, तो अब इस बेनिफिट और परक्विजिट की सबसे पहले निकाली जाएगी वैल्यू। गोवा के ट्रिप पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, से 2 लाख रुपए लग गए, और इस 2 लाख रुपए पे जब ये इंश्योरेंस कंपनी अपनी रिटर्न फाइल करेगी, या तो खुद के एक्सपेंसेस से करे, या फिर एजेंट को जो आगे पेमेंट करना होगा उसमें से 10% मतलब टीडीएस डिडक्ट करना है, या तो ग्रॉस अप करके कर दे, क्रॉसिंग अप करके कर दे, मतलब ये मान ले कि जो 2 लाख की पेमेंट है ये आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस है, या फिर ऐसे मान ले कि 2 लाख में से 20,000 रुपए का सिर्फ टीडीएस आया, और आगे कभी एजेंट को कोई पेमेंट करनी होगी तो उसमें से एडजस्ट कर दे एंड देन रिटर्न में फाइल करके एजेंट के नाम पे जमा करा दे। तो ऐसे केसेस में आपका टीडीएस लग जाएगा, टीडीएस का सेक्शन लग जाएगा सेक्शन 194R। ना, आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर। लेमन लैंग्वेज में मैंने जितना आसान तरीके से मैं समझा सकती थी मैंने कोशिश करी, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अनदर एग्जांपल, ओके? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब आप बोलेंगे कि मैं गोवा की ट्रिप पे तो चलो सेक्शन 194R लग गया, बट ये जो एजेंट को पेमेंट हो रही थी उस पे भी क्या 194R लगेगा? द आंसर इज नो। एजेंट को जो पेमेंट हो रही है वो है कमीशन, कमीशन पे तो सेक्शन 194H ही लगता है, तो वो तो वैसा का वैसा ही लगेगा। इट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट और परक्विजिट जो उसको बिजनेस और प्रोफेशन में मिल रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेक्शन, लीगल लैंग्वेज से समझते हैं, ओके? सो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन का डेफिनेशन में कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट, अगर कोई पर्सन एक रेजिडेंट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट, चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या ना हो, चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या ना हो, चाहे कैश में कन्वर्टेबल हो या ना हो, arising from business or the exercise of profession by such resident, arising from business or the exercise of a profession by such resident, जो उसके बिजनेस या प्रोफेशन से, उस रेजिडेंट के बिजनेस और प्रोफेशन से अगर वो
अमाउंट, मतलब वो अमाउंट वो पे करना बनता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स, राइट, तो इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रही है, बेसिकली वो उनका यूट्यूब चैनल है, दे हैव लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, सो बिकॉज ऑफ सच रेजिडेंट व्हाट दे आर डूइंग सर्टेन बिजनेस और प्रोफेशन, एंड हम उनको एक कोई बेनिफिट दे रहे हैं, कोई परक्विजिट दे रहे हैं, हम उनको कोई बेनिफिट दे रहे हैं, कोई परक्विजिट दे रहे हैं, ठीक है। तो shall before providing such benefit or perquisite, तो ऐसा कोई benefit या perquisite देने से पहले, as the case may be to such resident, ensure that tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite। तो जो पर्सन उसको पेमेंट कर रहा होगा उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो टैक्स जो आपका टीडीएस है वो डिडक्ट हो जाना चाहिए। कितने रेट से डिडक्ट हो जाना चाहिए? एट द रेट ऑफ 10%। कितनी वैल्यू पे? वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट। तो जो आप बेनिफिट दे रहे हो, परक्विजिट दे रहे हो, उसका आप वैल्यू निकालोगे और उस पे 10% आप निकाल दोगे। Now, provided in a case where the benefit of perquisite as the case maybe is wholly in kind or partly in cash and partly in kind। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ कोई इन्फ्लुएंसर है, he is only receiving a product, ओके, तो काइंड में मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा। सपोज से मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ एंड आई एम जस्ट रिसीविंग दिस बॉटल फ्रॉम वन ऑफ द कंपनी, कि मैं उनकी इस बॉटल का प्रचार कर सकूं, मैं इस बॉटल को प्रमोट कर सकूं, okay, now this is something, this is one of the benefit which I am getting as an influencer, this is one of the benefit which I am getting as an influencer, which is in kind, ठीक है, which is in kind, wholly in kind, मेरे को पूरा का पूरा ये चीज मुझे kind में मिली। अब इस केस में क्या होगा, इस पे से बोतल का एक हिस्सा करके उसका टीडीएस तो जमा नहीं कराएंगे, टीडीएस के लिए तो पैसा चाहिए, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि क्या बोला गया है, provided in a case where the benefit of perquisite as the case may be is wholly in kind or partly in cash and partly in kind, but such part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of such benefit of perquisite। कि अगर सपोज करो आपको कोई होली इन काइंड, हर चीज बिल्कुल काइंड में मिली, लाइक दिस इज इन काइंड, अब मैं इसको लाइक तोड़ के तो मैं जमा नहीं कराऊंगी टीडीएस, राइट, और मैं बस कैश सफिशिएंट नहीं है टीडीएस जमा कराने के लिए, दिस इज वन ऑफ द समथिंग जो हार्डली बहुत छोटा सा अमाउंट है, राइट, इस चीज के लिए। बट ऐसी तो बहुत सारी चीज हो सकती है जो काइंड में जा रही हो, जिसका वैल्यू एक्चुअल में बहुत ज्यादा हो। तो जो person responsible for providing such benefit or perquisite shall ensure before releasing the benefit or perquisite ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisite। तो जिस बंदे ने मुझे ये बॉटल दी, जिस बंदे ने मुझे ये बॉटल दी, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा अपने एंड पर, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा अपने एंड पे कि इस बॉटल के ऊपर जो भी इसकी वैल्यू है, से इट्स वैल्यू से 700 रुपीज, ठीक है, तो अगर ये 700 रुपए की बॉटल है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ये कि इस पे वो खुद से टीडीएस जमा कराए। इस पे अगर सपोज करो ये 700 रुपए की बॉटल है अगर, तो इस पे ग्रॉसिंग अप कॉन्सेप्ट करके, क्योंकि ये बॉटल तो मुझे आफ्टर टीडीएस मिलनी चाहिए ना, तो हाँ, इस पे ग्रॉसिंग अप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके अकॉर्डिंगली वो टीडीएस जमा कराए एंड इंश्योर करे बेसिकली कि उसने इस पे टीडीएस जमा करा दिया है। नाउ जैसे हम टीडीएस के कुछ सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 194 जे, 194 आई वगैरह, कुछ मॉनेटरी लिमिट होती है, राइट, कि अगर ये मॉनेटरी लिमिट होगी तब तक हम उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। सो व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट इन दिस केस एज वेल? सो द मॉनेटरी लिमिट, वन ऑफ द मॉनेटरी लिमिट इज 20,000 रुपीज। तो सपोज करो ये जो बेनिफिट है, सपोज करो ये जो बेनिफिट है, चाहे होली इन काइंड हो, पार्टली इन कैश हो, पार्टली इन काइंड हो, अगर ये 20,000 से एक्सीड नहीं करता है, अगर ये 20,000 से एक्सीड नहीं करता है, तो इन दैट केस टीडीएस डिडक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्फ्लुएंसर से ममा अर्थ के प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, ममा अर्थ के प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, वन टाइम उसने रिसीव करे और उनकी वैल्यू से 20,000 से एक्सीड नहीं करती है, तो इन दैट केस टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सपोज करो एक इन्फ्लुएंसर ऐसा है विच इज रिसीविंग मतलब जो पर्सन है वो रिसीव कर रहा है ममाज़ अर्थ के प्रोडक्ट एवरी मंथ, हर एक मंथ, तो अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है 20,000 से, तो इन दैट केस सेक्शन 194 है आर वुड बी एप्लीकेबल। एंड जो ममाज अर्थ वाली कंपनी है, दे नीड टू एंश्योर दैट द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड ऑन सच अमाउंट, एंड उनको वो डिपॉजिट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ वर्क इज इट। अच्छा, किस किस पे एप्लीकेबल है? मैंने बोला था कंपनी और इंडिविजुअल एचएफ जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन की टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से एक्सीड करे। तो दैट मीन्स जिनकी इंडिविजुअल एचएफ जिनके टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो वो भी कौन से पिछले साल में, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। तो सपोज करो हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, तो पिछले साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर किसी इंडिविजुअल और एचएफ की ग्रॉस रिसिप्ट्स बिजनेस के केस में और टर्नओवर जो है प्रोफेशन के केस में अगर वो एक्सीड नहीं करती है 1 करोड़ या 50 लाख रुपीज से 21-22 में, तो इन दैट केस उनको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आगे के जो सबसेक्शंस हैं दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो हम बेसिकली कुछ गाइडलाइंस इशू कर देंगे, और गाइडलाइंस जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखी जाएगी। सो दे आर जस्ट द बेसिक थिंग्स दैट इज बीइंग गिवन. And this is one more explanation which is given in this section 194R, which says that for the purpose of this section, the expression person responsible for providing means the person providing such benefit or perquisite, or in case of company, the company itself including the principal officer thereof. मतलब पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोवाइड करने के लिए? मतलब वो पर्सन जो कि बेनिफिट और परक्विजिट दे रहा हो। अगर कंपनी का केस है तो कंपनी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सो अगर सेक्शन की समरी के बारे में बात करूं तो दिस सेक्शन इज सेम कि एनी पर्सन, जिसमें आपकी कंपनी आ सकती है, इंडिविजुअल एचएफ आ सकता है जिनका बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड करता हो 1 करोड़ रुपीज से, एंड प्रोफेशन का टर्नओवर एक्सीड करता हो 50 लाख रुपीज से इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अब जैसे ये सेक्शन हमें 22-23 से अप्लाई करना है तो हमें पीछे साल का देखना है, मतलब 21-22 का, कि क्या ये टर्नओवर एक्सीड करती थी 1 करोड़ या 50 लाख रुपीज से इन केस ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस रिस्पेक्टिवली। तो ये अपने को देखना पड़ेगा। तो ये पर्सन अगर किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रही है कि कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट दे रहे हैं, चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या ना हो, तो उस पर टैक्स रेट लगेगा 10% का। इज देयर एनी मॉनेटरी लिमिट इन दिस सेक्शन? द आंसर इज यस, एक मॉनेटरी लिमिट तो है विच इज ऑफ 20,000 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 194R जो हमने स्टडी किया। बेसिकली हमने आज इस स्टडी बेसिकली इस सेक्शन को हमने रेफर किया। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज लेट मी नो अबाउट द सेम। मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगी इन क्वेरीज को समझने में और डिस्कशन करने में। आई रियली लव टू टॉक अबाउट इनकम टैक्स। मुझे बड़ा मजा आता है इनकम टैक्स की क्वेरीज को हैंडल करना, because this is something which I really love the most, and this subject is so awesome. I mean, it's very, मतलब एक होता है ना एक ऐसा चीज, एक ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। सो दिस इज वन ऑफ देम। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड कुछ प्लीज प्रे कीजिएगा कि मैं और थोड़ी वीडियोस बनाती रहूँ जल्दी जल्दी। एनीवेज, अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज लेट मी नो अबाउट द सेम। कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं, कोई ऐसा लगता है कि यस वी कैन डिस्कस अबाउट इट, वी शुड नो अबाउट इट, देन आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको लेमन टर्म्स में आपको समझाऊं। एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। आई कैन ऑल्सो शेयर माई नंबर, बट आई थिंक that will not be feasible for me at present. So अदर देन दैट, आपको अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी मेरी काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में डिटेल्स हैं, तो आप भी मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। एफएक्यूज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 194S वाला सेक्शन विच इज पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। एंड आई एम श्योर जो भी हम डिस्कशन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।